जय हिंद। पाषाण काल का पहला वीडियो में आप इससे पहले वाला देख सकते हैं। आइए पाषाण काल के इस वीडियो में मध्य पाषाण काल के समय से अध्ययन करना चालू करें। मध्य पाषाण काल, जिसे अंग्रेजी में मीसोलिथिक पीरियड कहते हैं, इस काल का समय 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। मध्य पाषाण काल का समय 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक का माना गया है। और इस काल में मनुष्य जिस प्रकार का जीवन जी रहा था, उस समय के कुछ लक्षण देखे गए हैं। तो इस काल के अर्थात मध्य पाषाण काल के मनुष्य शिकार किया करता था। पूरा पाषाण काल में भी ये मनुष्य शिकार करता था और इस समय भी शिकार करता है। मनुष्य यहाँ पर खाद्य संग्राहक हुआ करता था। पूरा पाषाण काल का मनुष्य भी खाद्य संग्राहक था। इस काल के मनुष्य भी खाद्य संग्रह करते रहा है। हम आज भी खाद्य संग्रह करके रखते हैं। अनाज का भंडार खाद्य संग्रह करना ही तो हुआ। लेकिन इस समय के मनुष्य कंदमूल फल इकट्ठा करके रखा करता था। इस काल में जो नया स्टार्ट हुआ, जो मनुष्य ने जो नया चीज आरंभ किया, वो था पशुपालन का कार्य। पशुपालन का कार्य, ये याद रखेंगे, मध्य पाषाण काल की विशेषता ये है कि इस समय मनुष्य पशुपालन का कार्य आरंभ किया। अब मनुष्य पशुओं को पालने लगा और सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया। मध्य पाषाण काल में ही मनुष्य पशुपालन की शुरुआत किया और इस काल में सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता था। कुत्ता क्या करता था? तो शिकार करने के दौरान कुत्ता शिकार करने में इसका सहायक होता था। औजार का बात करते हैं। औजार, मध्य पाषाण काल के औजार सूक्ष्म पाषाण उपकरण हुआ करता था। छोटे छोटे पत्थरों के सूक्ष्म पाषाण उपकरण यहाँ हुआ करता था। इसे हम माइक्रोलिथ कहते हैं। मध्य पाषाण काल के उपकरण को माइक्रोलिथ कहते हैं। एक विद्वान है C.L. कार्लाइकल। इसने 1867 ईस्वी में विंध्याचल पर्वत का जो क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण का खोज किया। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ जाता है और बागौर राजस्थान में पड़ता है। यहाँ से मध्य पाषाण काल के प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, जो आज से 5,000 ईसा पूर्व का माना जाता है। तो याद रखना है, मध्य पाषाण काल में आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान, यहाँ से प्राचीनतम पशुपालन करने का साक्ष्य प्रमाण यहाँ से मध्य का पाषाण काल के समय का मिला है। फिर बात करते हैं, एक जगह है जहाँ से साक्ष्य मिला है, ये है लेखैया। ये लेखैया जगह, लेखैया जो है यूपी इलाहाबाद में पड़ता है। यहाँ से कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियां प्राप्त हुआ है। लेखैया से कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियां प्राप्त हुआ है। फिर आपको याद रखना है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है और यहाँ से मृद भांड का प्राचीनतम प्रमाण साक्ष्य उपलब्ध हुआ है। मृद भांड का प्राचीनतम साक्ष्य चौपानी मांडो से प्राप्त हुआ। एक जगह है लंधनाज। लंधनाज गुजरात में पड़ता है और यहाँ से लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। पशुओं के हड्डी सब मिले हैं। कब्रिस्तान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मिट्टी के कुछ बर्तन और 14 मानव कंकाल लंधनाज गुजरात से मिला है। आपको मध्य पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्ति स्थल याद रखना है। पहला एक बार आदमगढ़ और बागौर राजस्थान, यहाँ से पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। लेखैया उत्तर प्रदेश में कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियां मिला है।
फिर चौपानी मांडो, यहाँ से मृदभांड का प्राचीनतम प्रमाण देखने को मिला। लंधनाज गुजरात में जो पड़ता है, यहाँ लघु पाषाण उपकरण, पशुओं की हड्डियां मिला है। कब्रिस्तान और मिट्टी के कुछ बर्तन के साथ साथ 14 मानव कंकाल मिला है। एक और जगह जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्रतापगढ़ जिला। यहाँ से 3 क्षेत्रों का उत्खनन विद्वानों ने किया। पहला, प्रतापगढ़ जिला में ही एक जगह है सराय नाहर राय। सराय नाहर राय का जो उत्खनन किया है वो है केसी ओझा। याद रखना है, सराय नाहर राय में जब केसी ओझा का उत्खनन हुआ तो इसको प्रमाण के रूप में एक ऐसा समाधि मिला जिसमें 4 मानव एक साथ दफन किया गया था। यहाँ सराय नाहर राय से कब्र और समाधियां आवास क्षेत्र के अंदर ही मिला है। आवास क्षेत्र के अंदर कब्र और समाधियां का प्रमाण सराय नाहर राय से मिला। कब्र यहाँ छिछली हुआ करता था। छिछली का मतलब ज्यादा, ये कब्र उठा हुआ टाइप का था, छिछली और अंडाकार था। कुल 11 मानव समाधियां सराय नाहर राय से मिला है। 8 गर्त चूल्हों का उत्खनन भी सराय नाहर राय से हुआ है। तो केसी ओझा के द्वारा जो उत्खनन सराय नाहर राय प्रतापगढ़ जिले में हुआ, यहाँ से क्या, एक ऐसी समाधि जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफन था। कब्र या समाधियां आवास क्षेत्र के अंदर था। कब्रें छिछली तथा अंडाकार था। कुल 11 मानव समाधियां देखने को मिलता है और 8 गर्त चूल्हों का उत्खनन हुआ है। आप लोग इसे इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जब सराय नाहर राय का उत्खनन हुआ तो ये सारे प्रमाण देखने को मिले। कुछ कब्र में युगल, कुछ कब्र का जब उत्खनन हुआ तो यहाँ इस कब्र में ये मानव कंकाल सब देखने को मिला। सराय नाहर राय से ये मानव कंकाल सब का प्रमाण मिला है, जिसे हम साक्ष्य के रूप में अध्ययन करते हैं। 3 क्षेत्र, एक सराय नाहर राय, एक महदाहा, एक दमदमा। तो महदाहा से क्या क्या मिला इसको देखते हैं। मृग श्रृंग के छल्ले, महदाहा से मृग सिंह के छल्ले, हड्डी के उपकरण तथा आभूषण। महदाहा से मृग श्रृंग के छल्ले, हड्डी के उपकरण तथा आभूषण। 28 मानव कंकाल महदाहा से देखने को मिला। यहाँ 28 मानव कंकाल में एकल समाधान भी कुछ था, कुछ युगल समाधान। समाधान मतलब कब्र, समाधान मतलब जहाँ लाश को दफन किया गया था वो। तो एकल समाधान, युगल समाधान और कहीं कहीं सामूहिक समाधान भी था। आप यहाँ देख सकते हैं, इस कब्र को देखिए, इसमें युगल समाधान है। इसके साथ ई भी लेट गया है, ई मरा, कहा हम भी मर जाएंगे, दोनों साथ साथ मरा, इसको दफन किया गया। यहाँ ये युगल समाधान है। एक ही कब्र में जब 2 आदमी का शव मिले, युगल समाधान। जब एक ही कब्र में एक ही आदमी का शव मिले तो एकल समाधान। इस तरह के प्रमाण मिले हैं महदाहा से। तो महदाहा से मृग श्रृंग के छल्ले, याद रखना है, महदाहा से मृग श्रृंग के छल्ले, हड्डी के उपकरण तथा आभूषण, 28 कंकाल और एकल समाधान भी देखने को मिला, युगल समाधान भी मिला और सामूहिक समाधान भी महदाहा से मिला। सिंह निर्मित उपकरण भी इसी जगह से मिला। महदाहा से सिंह निर्मित उपकरण, पशुओं के सिंग से उपकरण बनाया हुआ साक्ष्य यहाँ देखने को मिलता है। और महदाहा का उत्खनन करता जी.आर. शर्मा के द्वारा यहाँ 3 क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। महदाहा क्षेत्र का उत्खनन किया था जी.आर. शर्मा। जी.आर. शर्मा यहाँ 3 क्षेत्र में बांटा है। महदाहा में उत्खनन जितना में हुआ उस क्षेत्र को 3 क्षेत्र में बांट दिया गया। पहला क्षेत्र झील क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पहला क्षेत्र हो जाता है। महदाहा के अंतर्गत 3 क्षेत्र जी.आर. शर्मा बताते हैं। उसमें से पहला है झील क्षेत्र और दूसरा है बूचरखाना संकुल क्षेत्र और तीसरा कब्रिस्तान क्षेत्र। तो बड़े पैमाने पर हड्डी और सींग के उपकरण इस जगह से, आभूषण सब, सींग के उपकरण, हड्डी के उपकरण,
यहाँ बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है महदाहा से। प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश में 3 क्षेत्र मिला। पहला सराय नाहर राय आपने देखा, फिर दूसरा आपने देखा महदाहा, अब तीसरा क्षेत्र जो है वो है दमदमा। दमदमा से क्या 41 मानव शवाधान इसमें देखने को मिलता है। 41 मानव शवाधान के साक्ष्य दमदमा से मिला है। इसमें 5 युगल शवाधान मिला। 5 युगल शवाधान, युगल मतलब एक ही कब्र में जोड़ा, स्त्री पुरुष दोनों के कब्र एक ही थे, उसको कहते हैं युगल शवाधान। 3 नर कंकाल एक साथ दफन का साक्ष्य भी दमदमा से मिला है। तो यहाँ याद रखेंगे 5 युगल शवाधान और 3 नर कंकाल एक साथ। 3 5 कहाँ से? दमदमा से। दमदमा के शेष शवाधानों में एक एक कंकाल देखने को मिलता है। एक विद्वान है डॉक्टर जय नारायण पांडे। डॉक्टर जय नारायण पांडे, याद रखना होगा इसको। डॉक्टर जय नारायण पांडे एक किताब लिखे हैं, उसका नाम है पुरातत्व विमर्श। पुरातत्व विमर्श में इन्होंने महदाहा, सराय नाहर राय एवं दमदमा तीनों से हड्डी के उपकरण और आभूषण का जिक्र करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा पहले वाले वीडियो में पूरा पाषाण काल, अभी यहाँ मध्य पाषाण काल के कुछ बातों को देखा है। अब हम लोग चलेंगे नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल जिसे आप अंग्रेजी में न्यूलिथिक पीरियड कहते हैं, इसका समय 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व बताया गया है। नव पाषाण काल का समय 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व का बताया गया है। यहाँ के मनुष्य का कुछ लक्षण, मनुष्य शिकार करता था, आज भी यहाँ नव पाषाण काल में भी मनुष्य शिकार करता ही रहा है। खाद्य संग्राहक हुआ करता था। ये लक्षण पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और फिर नव पाषाण में भी देखने को मिला। मध्य पाषाण काल में आपने देखा कि पशुपालन का शुरुआत हुआ था। आपको क्लियर करें कि पूरा पाषाण काल का मनुष्य शिकारी था, खाद्य संग्राहक था। फिर मध्य पाषाण काल में ये पशुपालन एक्स्ट्रा जुड़ गया। मध्य पाषाण काल से मनुष्य पशु को पालना सीखा था। अब नव पाषाण काल में बहुत ही परिवर्तन आया मनुष्य के जीवन में। ये क्या था? तो मनुष्य कृषि का शुरुआत कर दिया। अब मनुष्य खेती करने लगा। कृषि का शुरुआत नव पाषाण काल में हुआ। नव पाषाण काल से क्वेश्चन भी बनते हैं कि नव पाषाण काल में मनुष्य ने क्या शुरू किया। तो याद रखना है, कृषि की शुरुआत किया। नव पाषाण काल में किसका शुरुआत किया? कृषि का। नव पाषाण काल में कृषि की शुरुआत किया। अब कृषि का शुरुआत किया तो खेत उगरने के लिए, खेत का उगरवाही करने के लिए अस्थाई जीवन जीना चालू किया। निगरानी करने के लिए, खेतों के फसल का निगरानी करने के लिए मनुष्य धीरे धीरे अस्थाई झोपड़ी वगैरह बना के खेत के आसपास रहने लगा। इस तरह से नव पाषाण काल में अस्थाई जीवन का शुरुआत होता है। और फिर आग के उपयोग की जानकारी मनुष्य को इसी काल में हुआ। नव पाषाण काल में जो शुरुआत हुआ वो कृषि की शुरुआत होती है। फिर अस्थाई जीवन जीने की शुरुआत हो जाती है। आग के उपयोग का जानकारी मनुष्य सीख गया। अब नव पाषाण काल का मनुष्य मांस भी कच्चा नहीं, पका के भून के खाने लगा था। स्वाद भी बढ़ा होगा। कुंभकारी का ज्ञान भी इसी काल में शुरू होता है। फिर पहिए का आविष्कार भी हुआ। अब मनुष्य के जीवन में कुछ सुविधाजनक चीज सब आने लगा। तो नव पाषाण काल से ढेर क्वेश्चन बनता है, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। कृषि की शुरुआत हो गई नव पाषाण काल में। अस्थाई जीवन जीना सीखा नव पाषाण में। नव पाषाण काल में आग का उपयोग का जानकारी कब से? तो नव पाषाण काल। कुंभकारी मतलब कुम्हार जो बर्तन वर्तन बनाता है उसको कुंभकारी कहते हैं। कुंभकारी का ज्ञान किस काल में हुआ मनुष्य को? नव पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कब से सीखा मनुष्य? नव पाषाण काल में। बहुत सारा परिवर्तन इस नव पाषाण काल में मनुष्य में देखने को मिलता है। इसके बाद नव पाषाण काल में जो सबसे पहले उगाया गया फसल था, नव पाषाण काल में जब कृषि का शुरुआत हुआ तो इस काल में सबसे पहला सर्वप्रथम उगाया गया जाने वाला फसल जो था वो जौ था। जौ
जौ जो था ये सबसे पहले उगाया जाने वाला फसल और सबसे पहले खाने योग्य फसल जो उगाया मनुष्य वो था गेहूं। इसके बाद फिर चावल, इसके बाद मक्का, इसके बाद बढ़ते चला जाता है। तो प्रथम उगाया जाने वाला फसल जौ, प्रथम उगाया जाने वाला फसल जौ, प्रथम खाया जाने वाला फसल गेहूं, इसके बाद चावल, इसके बाद मक्का, इसके बाद फिर अन्य फसल सब। ये क्रम है। अब नवपाषाण काल के मनुष्य किस तरह का औजार का उपयोग किया करता था इसको जानते हैं। नवपाषाण काल में स्लेटी पत्थर के औजार हुआ करता था। मनुष्य स्लेटी पत्थर के औजार का उपयोग करता था और औजार पे पॉलिशदार औजार था। ये पॉलिश उपकरण संस्कृति यहाँ से देखने को मिलता है। आइए इस उपकरण को देखते हैं। नवपाषाण काल के उपकरण इस प्रकार के पॉलिशदार उपकरण हुआ करता था। सूक्ष्म ये उपकरण धारदार पॉलिशदार हुआ करता था। नवपाषाण काल के उपकरण, ये नवपाषाण काल के उपकरण सब है। मनुष्य पत्थर का ही औजार नवपाषाण काल में यूज करता था और ये सब उपकरण नवपाषाण काल के उपकरण सब है। नवपाषाण काल के औजार कैसे होता था? स्लेटी पत्थर के औजार, वो भी पॉलिश उपकरण संस्कृति यहाँ से डेवलप हुआ। फिर हड्डी के उपकरण भी देखने को मिला। इस काल में नवपाषाण काल में हड्डी के उपकरण, हिरण सिंह के उपकरण, चित्रित मृदभांड मतलब मिट्टी के जो उपकरण बर्तन थे उसमें पॉलिश और चित्र सब का भी करना आरंभ किया। फिर ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण और हस्त निर्मित मृदभांड बनाना चालू किया। अर्थात मिट्टी कुंभकारी का ज्ञान तो हो ही गया और जब मनुष्य कुंभकारी किया तो उस कुंभकारी के दौरान इसने रेखा गणितीय चित्र सब उस उपकरण पे पार दिया करता था, बना दिया करता था। सूक्ष्म पाषाण, हस्त निर्मित मृदभांड ये सब देखने को मिलता है। नवपाषाण काल के मिले प्रमाण जिन जिन स्थल से मिला है उस स्थल से कई बार क्वेश्चन आता है। तो नवपाषाण काल का जो स्थल है सबसे पहला मेहरगढ़, पाकिस्तान में जगह है बलूचिस्तान, वहीं पर मेहरगढ़ है, बेलन नदी घाटी किनारे है। यहाँ से नवपाषाण काल के आज से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य यहाँ से मिला है। और पुराने खोजों के अनुसार ये प्राचीनतम कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य अगर पूछा जाए, देखिए नवपाषाण काल के प्राचीनतम कृषि साक्ष्य पूछा जाए कहाँ से हुआ तो पुराने खोज के अनुसार है मेहरगढ़, बेलन नदी किनारे स्थित है ये। तो यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के प्रमाण देखने को मिलते हैं। यहाँ के लोग अधिक उन्नत अवस्था में थे, कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे, बर्तन बनाने की कला भी जानते थे। गेहूं के 3 किस्म, जौ के 2 किस्म और कच्ची ईंटों के आयताकार मकान सब देखने को मेहरगढ़ से मिला है। और प्राचीनतम अस्थाई जीवन का साक्ष्य भी मेहरगढ़ से उपलब्ध हुआ है। मेहरगढ़ के बाद एक स्थान है जलीलपुर, ये पाकिस्तान में है। यहाँ से मछली पकड़ने के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? मछली पकड़ने के साक्ष्य मिले हैं। और जाल डुबाने के लिए जब मछुआरा जाल को तालाब में डालता है तो जाल यूं ही नहीं डूबता है, उसमें कुछ गुट्टिकाएं लगाया जाता है। तो गुट्टिकाएं आज लोह धातु के होते हैं, उस समय के गुट्टिकाएं ये लोग मिट्टी की गुहिकाएं लगाया करता था, जिससे जाल जो था मछली पकड़ने के लिए पानी के अंदर चल जाता था। तो जलीलपुर से मछली पकड़ने के साक्ष्य मिले हैं और जाल डुबाने के लिए पक्की मिट्टी की गुहिकाएं बनाया करता था ये लोग। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश का एक जगह है लहुरा देव। उत्तर प्रदेश में एक संत कबीर नगर जिला है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिला में एक पर्टिकुलर जगह है लहुरा देव। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य का चावल के प्रमाण मिले हैं।
जब तक लहुरा देव का खोज नहीं हुआ था तब तक मेहरगढ़ ही प्राचीनतम प्रमाण माना जाता था कृषि का। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश लहुरा देव के उत्खनन के बाद यह स्पष्ट हो गया नवीन खोज के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य नवीन खोजों के अनुसार लहुरा देव संत कबीर नगर होगा। अब आते हैं कोल्डी हवा। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद जिले के बेलन नदी तट पर है और यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल और धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। फिर अब आते हैं चीन में एक नदी है यांगत्जी नदी घाटी क्षेत्र। यांगत्जी नदी घाटी क्षेत्र यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के चावल उगाने का साक्ष्य मिला है। फिर मैक्सिको का बात करते हैं। मैक्सिको से 6000 ईसा पूर्व मक्का का प्रथम साक्ष्य यहीं से मिला है। आज से 6000 ईसा पूर्व पहले मक्का का सबसे पहले प्रथम साक्ष्य मक्का उगाने का मैक्सिको से मिला है। याद रखेंगे मैक्सिको मक्का उगाने का प्रथम साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व मैक्सिको से मिला। बाजरा का प्रमाण 5000 ईसा पूर्व चीन में मिला। बाजरा का प्रमाण आज से 5000 ईसा पूर्व का मिला है चीन में। सोरघम ये 5000 ईसा पूर्व पूर्वी अफ्रीका से मिला है। राई का प्रमाण दक्षिण पूर्वी एशिया से मिला है। जौ 2300 ईसा पूर्व में यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया। 2300 ईसा पूर्व में यूरोप में सर्वप्रथम जौ का उगाया गया। अब है सारूतारा असम। ये गुवाहाटी के पास पड़ता है ये जगह। यहाँ से आदिम कुल्हाड़ियाँ और चित्रित मृदभांड मिले हैं। चित्रित मृदभांड और आदिम कुल्हाड़ियाँ सारूतारा असम गुवाहाटी के पास से मिला है। दाओजली असम में ही क्षेत्र पड़ता है। दाओजली क्षेत्र असम में ही है और यहाँ से कृषि तथा पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिलता है। कृषि तथा पशुपालन के साक्ष्य दाओजली असम से मिलता है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके बाद फिर आगे का वीडियो देखेंगे हम लोग। जय हिंद, धन्यवाद।